औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट साइड एकेडमी के एक न्यू लेक्चर में, जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लिक्विड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है और टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। जिस तरह आप प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इसी तरह यहाँ पे आप लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को आज आप सुनेंगे पूरी डिटेल में, और ये हम बताएंगे कि आयोडीन सॉलिड क्यों है। ठीक है, तो वो फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा। ज़रूरी है कि आप लेक्चर को फॉलो करें। तो चलो आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मैंने क्यों बात की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस चीज का, ये लिक्विड्स के। अच्छा, अब ये मैंने क्यों बातें की कि नॉन पोलर और लिक्विड। देखिए हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हर तरह के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो। लेकिन चूंकि पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए ये फोर्सेस वहां पे प्रोमिनेंट नहीं है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये जो फोर्सेस होते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये वहाँ पे प्रोमिनेंट होते हैं। इसको अगर हम इस तरह कहें कि भाई वो एक बंदे ने कहा कि मेरा बेटा तीसरी पोजीशन पे प्लान स्कूल में आया था और यहाँ पे उससे कोई पोजीशन नहीं है, तो किसी ने आगे से पूछा कि अच्छा वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स में तीसरी पोजीशन में आया था। उन्होंने कहा था कि 3 स्टूडेंट्स थे, तो ऑब्वियसली 3 में तीसरे पे ही इन्होंने आना था। अब अगर वहाँ पे कोई दूसरा फोर्स नहीं है तो लाजमी बात है कि इसी ने टॉप पे आना है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में प्रोमिनेंट होते हैं। सेकंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिक्विड्स की। ये जो फोर्सेस होते हैं ये मोस्टली लिक्विड में ऑपरेटिव होते हैं, वहां पे प्रोमिनेंट होते हैं। तो ये 2 बातें आप पहले इसके मुतालिक याद रख लें। फिर ये हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। शॉर्ट रेंज फोर्सेस का यहां पे मतलब ये है कि ये मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं 10 raised to power - to 10 raised to power 10 मीटर के डिस्टेंस में ये ऑपरेट करते हैं। ये डिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसको हम शॉर्ट लिव फोर्सेस भी कहते हैं, शॉर्ट लिव फोर्सेस भी कहते हैं। क्यों, इसका मैं रीजन आपको यहीं पे चलो बता देता हूं। बेसिकली, या चलो इसको हम थोड़ा सा जब आगे एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो फिर आपको इस पॉइंट की समझ आ जाएगी, अभी यहां पे इसकी समझ नहीं आएगी। तो ये शॉर्ट लिव फोर्सेस भी है, इसको मोमेंट्री फोर्सेस भी कहा जाता है, मोमेंट्री फोर्सेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतने सारे नाम है, तो अगर इस पे किसी पे एमसीक्यूज आ जाता है या मतलब कोई नाम आपको दे देते हैं कि ये फोर्सेस आप डिफाइन करें, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब यहां पे इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यह है कि प्रिट्स लंदन ने 1930 में पहली बार इसका इंट्रोडक्शन करवाया था कि सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर एग्जिस्ट एमंग द मॉलिक्यूल्स। उन्होंने पहले बार इसकी बात की थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये सारा खरनामा जाता है ये किसके सर जाता है, प्रिट्स लंदन के। अब ये फोर्सेस ऑपरेट कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम है। अब हीलियम का 1 एटम क्या करता है, अब जब हीलियम का 1 एटम अप्रोच करता है किसी दूसरे एटम को, जब ये अप्रोच करता है दूसरे एटम को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है तो किसी भी एटम के एक पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और दूसरे पोर्शन पे किसकी, न्यूक्लियस। मतलब यह है कि ये मॉलिक्यूल बन जाता है अनसिमेट्रिकल।
ये मॉलिक्यूल बन जाता है अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल क्या है? अनसिमेट्रिकल बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये अनसिमेट्रिकल हो जाती है, मतलब ये है कि इक्वल नहीं रहती, जिसको हम डिवाइड कर सके इस पोजीशन में नहीं रहती, एक तरफ ज्यादा हो जाती है और दूसरी तरफ कम हो जाती है। अब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है उस पोर्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिस तरफ कम हो जाती है उस पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जिसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आता है तो हमें ये पता है कि एनाइन का साइज बिगर होता है एज कंपेयर टू द कैटायन, ठीक है। तो वो जो हमारा साइड होगा नेगेटिव पोर्शन वाला वो साइज में बड़ा आएगा एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज। ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिर इसका ये फिनोमेना इसी तरह आगे चलता है और ये हमारे पास इस तरह के पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, और ये अप्रोच करते हैं किसको? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव को, जिसकी वजह से एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब जो मैंने आपसे बात की थी कि ये हमारे पास शॉर्ट लिप फोर्सेस होते हैं, ये जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था इनके लिए, वो इसलिए कि दीज इलेक्ट्रॉन केप्ट मूविंग, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो ये परमानेंट पोल्स नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कभी इस डायरेक्शन तो कभी उस डायरेक्शन, मतलब दे कीप मूविंग, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म के लिए किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते, किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं कर सकते। और ये लॉन्ग टर्म में जब ये किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं कर सकते तो इसलिए ये जो पोल्स होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, इसलिए हम इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल या टेम्पररी डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इसको आप टेम्पररी डाइपोल भी कह सकते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल या टेम्पररी डाइपोल ये यहां पे डेवलप हो जाते हैं। लिहाजा यहां पे हम जब बात करते हैं कि हमारे पास ये जो मोमेंट्री फोर्सेस होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, मैंने जिस तरह से कहा कि 10⁻⁻10⁻⁻10 इसके इतने कम एरिया में ये ऑपरेटिव होते हैं, इसके बाद ये ऑपरेटिव नहीं होते, तो इट्स अ टू मच स्मॉल डिस्टेंस एक्चुअली। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं है। एक्चुअली दीज आर द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, दीज आर द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। फिर इसके बाद ये लोग एक कंसेप्ट देते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का, ठीक है। एक कंसेप्ट यहां पे आता है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के ये किस तरह डेवलप होते हैं। देखिए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जब एक डाइपोल मॉलिक्यूल किसी दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस करता है, इंड्यूस मतलब है कि ये उसमें क्रिएट करता है, उसमें पैदा करता है, वो किस तरह अब ये फिनोमेना हो रहा है। देखिए, अब हमारे पास सपोज हम करते हैं कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसका ये एंड नेगेटिव है और ये एंड पॉजिटिव है, और ये किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है जब ये इसको अप्रोच करता है तो ये उसमें डाइपोल इंड्यूस करता है। किस तरह इंड्यूस करता है? ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिस्टर्ब होने की वजह से उसके एक एंड पे पॉजिटिव एंड दूसरे एंड पे नेगेटिव पोल, जिस तरह मैंने अनसिमेट्रिकल का वर्ड इस्तेमाल किया था, यहां पे जो डाइपोल आपके पास क्रिएट होगा उसको हम कहते हैं कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, वहां पे इसकी क्रिएशन आ जाती है, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल में क्या फर्क है? इंस्टेंटेनियस हम कहते हैं कि हमारे पास स्टार्ट में ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल के दरमियान एक डाइपोल बना है, एक अट्रैक्शन उनके दरमियान हुई है, और इंड्यूस डाइपोल जब कोई पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, यहां पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये एक कंसेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह होता नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट कर सकता और उसके साथ बॉन्डिंग कर सकता, तो फिर हम लाइक डिसॉल्व लाइक वाली बात नहीं करते,
कि सेम सॉल्वेंट एक दूसरे को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो मतलब ये कि पोलर पोलर को और नॉन पोलर को, हाँ, लेकिन अगर वहाँ पे आप ये कहें कि ये बहुत वीक फोर्सेस हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत माइन्यूट हद तक अगर हम केरोसिन ऑयल को वाटर में डाल दें तो बहुत कम उसकी सॉल्युबिलिटी वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का फिनोमेना ये यहाँ तक है कि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, चाहे वो लंदन डिस्पर्शन की वजह से पोलर बना है या इस तरह पोलर है, वो किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को डिस्टर्ब करता है, वहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? डिस्टॉर्शन। ये वर्ड आप याद रखें कि डिस्टॉर्शन, जिसको हम वो बिगाड़ कहते हैं, जिसको हम वो चेंज कहते हैं, ये वहाँ पे क्रिएट करता है। तो वहाँ पे हमारे पास एक तरह से वो क्या क्रिएट हो जाता है, एक तरह से डाइपोल हमारे पास वो बन जाते हैं। एंड देन दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ फोर्सेस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम थोड़ा सा और मतलब यह है कि आगे लेके चलते हैं। ये जो हमने कहा था कि मतलब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे इसमें क्रिएट होता है, तो इसकी मैं आपको एक बिगर एग्जांपल देता हूं। बिगर एग्जांपल इसका ये होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आता है एक मॉलिक्यूल, अब ये जो हमारा एंड है इसको हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव, और ये हमारा आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, यहां पे न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द नियर बाई एटम। क्या होगा? न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट नियर बाई एटम, ठीक है। अब जब वो इसको अट्रैक्ट करेगा तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी और इलेक्ट्रॉनिक जो डेंसिटी होगी वो अनसिमेट्रिकल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अनसिमेट्रिकल बन जाएगी। अब किस तरह अट्रैक्ट करेगा? तो ये इसको डिस्टर्ब कर सकता है। क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है। ये तो वो नियर बाई के डिस्टर्बेंस है, लेकिन यहां पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब इनके दरमियान क्या है? इनके दरमियान पेवर एक अट्रैक्शन है। क्या है? इनके दरमियान एक पेवर अट्रैक्शन है। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलें, अब यहां पे भी हमारे पास एक प्रॉपर क्या है? अट्रैक्शन है। यहां पे भी हमारे पास एक प्रॉपर अट्रैक्शन है। तो फिर इनके दरमियान क्या है? इनके दरमियान ये है कि इलेक्ट्रॉन विल रिपेल नियर बाई एटम इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन जो करीब का जो एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसी को बेसिकली हम कहते हैं कि ये हमारे पास है, ये जो इंस्टेंटेनियस और हमारे पास इंड्यूस दोनों को हम कंबाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। तो इसमें इंस्टेंटेनियस भी आ गया और इसमें इंड्यूस। ये जो है ये इंड्यूस है और ये वाला इंस्टेंटेनियस है। मतलब ये कि दोनों आपके पास एक ही एग्जाम्पल के अंदर वो आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके हवाले से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट देना चाहता हूं वो ये है कि आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसमें क्या है? नंबर 1, एग्जिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स।
मतलब ये है कि ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन पोलर में जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि वहां पे हमारे पास आ जाते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिर इनकी वहां पे कोई वैल्यू रहती नहीं है, ये वहां पे फिर सप्रेस हो जाते हैं, इनको कोई पूछता नहीं, इनको कोई खाना भी नहीं देता। सही है, तो इसको अब इस तरह समझ लें। सेकंड हमारे पास के दीज आर सिग्निफिकेंट इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यस, क्योंकि वो हम कहते हैं ना कि अंधों में एक आंख वाला राजा, ठीक है, या वो खानों में एक आंख वाला राजा, वो वाली जो बात है, ठीक है। तो ये फिर मतलब ये है कि नॉन पोलर में कोई दूसरा होता नहीं है, लिहाजा ये वहां पे प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इनको शॉर्ट रेंज भी कहते हैं, वो मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया। शॉर्ट लिव भी कहते हैं, ठीक है, मोमेंट्री भी कहते हैं। अब मोमेंट्री का तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो ये परमानेंट डाइपोल बना नहीं सकते, ठीक है। एंड द फोर्थ वन कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होती है तो डाइपोल इसमें जल्दी खत्म हो जाता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट डाइपोल वैनिशेस क्विकली। अब जो डाइपोल बनता है वो जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग। तो अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कंटिन्यूसली रहती है तो वहां पे कोई डाइपोल आपके पास ज्यादा देर के लिए रह नहीं सकता। इसलिए हम बात करते हैं कि ये हमारे पास मोमेंट्री फोर्सेस होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। होपफुली आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैंने इसके फैक्टर्स पे बात करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको फैक्टर्स करवाता हूं। फैक्टर्स affecting London dispersion forces, factors affecting London dispersion forces। तो वो कौन कौन सा फैक्टर है? द नंबर वन है नंबर ऑफ एटम्स आर साइज ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स आर साइज ऑफ एटम। ये हमारे पास नंबर वन इसका जो फैक्टर है जिसको ये इफेक्ट कर रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है। देखें, नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी क्या चीज है? तो पोलराइजेबिलिटी हमारे पास है कि जब भी कोई एटम उसका साइज हमारे पास बड़ा होता है या नंबर ऑफ एटम्स उसमें इंक्रीज होते हैं तो उसमें पोल्स जो बनने की है इसको हम कह देंगे कि फॉर्मेशन आर क्रिएशन ऑफ पोल्स, इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, कि इसमें पोल्स बनने के चांसेस ज्यादा हो। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते हैं उतनी ही पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, और जितने पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होंगी उतनी ही हमारे पास जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इट मीन कि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते हैं तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगे? वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अब इसकी मिसाल हम कैसे देते हैं? हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होती है किस चीज की? हाइड्रोकार्बन की। अब इसको देखें कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स के साथ। किस चीज के साथ? नंबर ऑफ एटम्स। जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे उतनी ही हाइड्रोकार्बन की हमारे पास क्या होगी? वहां उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट और नंबर ऑफ एटम्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं आया समझ? अच्छा, एग्जाम्पल मैं बताता हूं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
एग्जाम्पल हमारे पास इसका हो सकता है कि जो इथेन है, ठीक है, C2H6, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है हमारे पास ऑलमोस्ट -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हेक्सेन है, ठीक है, हेक्सेन है हमारे पास। अब हेक्सेन हमारे पास क्या है, C6H14, C6H14, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट प्लस में है और इसका माइनस है, यही सबसे बड़ी डिफरेंस है। क्यों? अब नंबर ऑफ एटम्स वहां पे इंक्रीज है, यहां पे टोटल 20 एटम्स है और यहां पे टोटल 8 एटम्स है। तो जितने आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे उतनी ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। और क्यों इंक्रीज होती है? तो उसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब इस साइज के साथ एक और फैक्टर आता है और वो है हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास ब्रांच्ड चेन वर्सेस लॉन्ग चेन। ये दो तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, ब्रांच चेन वर्सेस लॉन्ग चेन। अब ब्रांच चेन और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल में क्या फर्क होगा? तो इसमें यह फर्क होगा कि अगर हम लॉन्ग चेन को ले लें या ब्रांच चेन को, चलो आप पहले लेके चुके, वो हमने पहले लिखा हुआ है। तो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल है ये कौन सा मॉलिक्यूल है? 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल प्रोपेन। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 261.3 केल्विन। ठीक है, एक ये हमारे पास हो गया। दूसरा इसी के साथ हमारे पास है कि N-ब्यूटेन। क्या? N-ब्यूटेन। तो इसका फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 272.5 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों हाई है और उसका कम क्यों है? क्योंकि वहां पे इसको तोड़ने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको मतलब इजीली ब्रेक किया जा सकता है। यहां पे इनके पास जो अट्रैक्शन है, इनके पास जो हिटिंग है, जो स्ट्राइकिंग है, वो पावर कम है कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में। देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूं। एक ये मार्कर है, इसके आप एक साइड पे या दूसरे साइड पे मतलब ये कि पावर लगा सकते हैं और इसको आप बॉयल कर सकते हैं सपोज। तो ये इसके सिर्फ 2 साइड्स है। अब ये इसको देखें, अब ये मेरे पास एक ब्रांच चेन है। तो अगर आप इसके ऊपर स्ट्राइकिंग करेंगे तो देखिए स्ट्राइकिंग के लिए कितने डायरेक्शन आपको मिल रहे हैं, कितने कॉर्नर आपको मिल रहे हैं, कितनी पोजीशन आपको मिल रही है, कितना स्पेस आपको मिल रहा है। तो कंपैरेटिवली ये जो ब्रांच चेंज होते हैं इसको तोड़ना आसान होता है लॉन्ग चेन के मुकाबले में। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, जिस तरह हमने साइज की बात की उस पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस तरह अगर हम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेंज की बात करें तो ब्रांच चेंज के मॉलिक्यूल को तोड़ना कंपैरेटिवली ईजी है। ठीक है, अगर इसका हम लॉन्ग चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा ब्रांच चेन से। ठीक है, तो वो इसके हवाले से था। इसको आप कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब जो दूसरा हमारा फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से है कि जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब ये कि इंक्रीज होगा तो आगे क्या होगा? हाँ बोले, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का आगे फिर क्या होगा? तो वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वर्सेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। पॉइंट 2 साइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के साथ। और वो किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जीरो ग्रुप है तो टॉप टू बॉटम इनका साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? टॉप टू बॉटम इनका साइज इंक्रीज होता है।
ये जो हमारे पास जीरो ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। अब इनका जो साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, लेकिन ये मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ये डजंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इनका वैलेंस शेल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जब ये इनका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, तो साइज इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इट मीन कि डाउन द ग्रुप इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। नहीं आ रही आपको समझ? देखें, साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीजेस। तो अब इसको मैं अगर एक और मतलब यह है कि उसमें लेके जाऊं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इधर देखें, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड is directly proportional to what? Is directly proportional to the polarizability. Or polarizability is directly proportional to the distortion. And distortion is directly proportional to London dispersion forces. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो डिस्टॉर्शन इंक्रीज होगा, और जब डिस्टॉर्शन इंक्रीज होगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज होंगे। ये पूरा एक स्टेटमेंट आपका अभी बन जाता है इससे। इट मीन के डाउन द ग्रुप हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब क्यों इंक्रीज होगा? देखिए, अगर हम टू ग्रुप्स को ले लें, ठीक है, टू ग्रुप्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ये हमारे पास आ गया 7th A हैलोजन फैमिली, और ये हमारे पास आ गया जीरो ग्रुप, ठीक है। अब चेक करते हैं कि डाउन द ग्रुप इनका साइज इंक्रीज होता है कि नहीं। यहां पे आ गया बॉइलिंग पॉइंट और यहां पे भी आ गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट, चलो पहले हम ये सारे लिख लेते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, ठीक है। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूं। तो फ्लोरीन का हमारे पास आता है -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका आ रहा है -34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रोमीन का आ रहा है 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका आ रहा है 184.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो इनके बॉइलिंग पॉइंट आ गए। अब हम दूसरे ग्रुप को कर लेते हैं। हमारे पास है वहां पे हीलियम है, ठीक है। सेकंड में हमारे पास आता है नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये हमारे पास इनके बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं। तो पहले वाले का है कि -268.9 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले वाले का है -268.9, सेकंड का है -245.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। थर्ड का हमारे पास है -185.7 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ वन का हमारे पास है -152.3, ठीक है, -107, और लास्ट वन का क्या है -61.8। अब देखें, हमारे पास डाउन द ग्रुप उसका भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है और डाउन द ग्रुप इसका भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास फ्लोरीन ये लिक्विड है, क्या है? लिक्विड है, और आयोडीन हमारे पास सॉलिड है। क्यों? इसका आप मुझे आंसर बता सकते हैं कि क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 184.1 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज ऑफ दिस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, एक लिक्विड स्टेट में है और दूसरा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो इट मीन के डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसकी वजह से हमारे पास
डिस्टॉर्शन इंक्रीज होता है, और जब डिस्टॉर्शन इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ऊपर चली जाती है। एंड दीज आर द फैक्टर्स। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर ब्यूटीफुल लेक्चर्स। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।